आइए शुरू करते हैं बचा हुआ अंश हार्डवेयर का। हम बात कर रहे हैं यूनिट 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जानना चाहते हैं जनरल एब्रिविएशंस को और टर्म्स को, जो भी टर्मोलॉजी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, जिसमें से हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। अभी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए आप स्विच कर सकते हैं 1.5x के ऊपर, और पूरी लिस्ट ऑफ वीडियोस आपको मिल जाएगी मेरी वेबसाइट पे www.arunk.com। हम क्या बात कर चुके हैं? हम बात कर चुके हैं तमाम इनपुट डिवाइसेस की, CPU की, आउटपुट डिवाइसेस की, कुछ बसेस की, वगैरह वगैरह। हमने बात ख़त्म की थी पिछले वीडियो में कि हमें आगे बात करनी है कंप्यूटर्स की, और क्यों इसको बाइनरी कंप्यूटर कहा जाता है इसकी। तो ये है मित्रों बाइनरी कंप्यूटर्स। क्यों बाइनरी है? क्योंकि कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ईच ऑफ विच इंक्लूड्स मिलियंस ऑफ सब मिनिएचर ट्रांजिस्टर्स। बहुत छोटे 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 ट्रांजिस्टर्स होते हैं। हर ट्रांजिस्टर या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। ईच ट्रांजिस्टर कैन बी ईदर एन ऑन और ऑफ स्टेट, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, जाग रहा होगा या सो रहा होगा, बत्ती जल रही होगी या बुझी हुई होगी। अगर जल रही होगी तो उसको हम कहेंगे 1, और अगर बुझ रही होगी, चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस नहीं होंगी, तो हम कहेंगे 0। तो ईच ट्रांजिस्टर कैन बी ईदर एन ऑन और ऑफ स्टेट that is used to establish a binary 1 or 0, storing one binary digit or a bit। ये जो बाइनरी डिजिट है, इसके दो स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक ASCII, that is American National Standard Code for Information Interchange। दूसरा होता है EBCDIC, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code। आमतौर से अब ASCII में काम होता है। कैसे काम करता है ये? ऐसे काम करता है। A स्टोर होना है कंप्यूटर में, तो EBCDIC कोड कैसे लिखेगा और ASCII कैसे लिखेगा? आइए ASCII की बात करें। A को ASCII लिखेगा 101000001, यानी अब ये अगर मिल रहा है कंप्यूटर को कहीं, तो इसका मतलब है A। लिखना है अरुण, ARUN, तो A की जगह ये आ गया, R की जगह ये आ गया 10110010। AR, इसके बाद U की जगह ये आ गया 11100100। N की जगह ये आ गया 11010100। न्यूमरल्स में, डिजिट्स में देखिए हमने अरुण को स्टोर कर दिया। ये है बाइनरी मेथड ऑफ स्टोरेज, और इसी पर पूरा कंप्यूटर काम कर रहा है। हर चीज, अल्फाबेट्स, न्यूमरल्स, किसी भी लिपि, किसी भी लैंग्वेज के अल्फाबेट्स, इमेजेस, म्यूजिक, सब कुछ बाइनरी में स्टोर हो जा रहा है। इसीलिए इसको हम कहते हैं बाइनरी कंप्यूटर्स। अब ये जो बाइनरी कंप्यूटर में हमने अभी देखा, ये थी बिट। बिट क्या हुई? एक 0 या 1, बस 0 और 1 बाइनरी वैल्यू। इसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 0-1 डेसिमल वैल्यू भी है, बाइनरी वैल्यू भी है, और ये डेसिमल साइज है 1/8 ऑफ अ बाइट। बाइट क्या हुई? बाइट कैपिटल B से डिनोट हो रही है। 8 बिट्स को मिला दीजिए तो एक बाइट हो जाती है। आइए देखें, ये है 11000011, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक हैं। अंक कौन कौन से हैं? एक है या शून्य है, 1 0 1 0। 3 बार देखिए इसमें 1 आया है,
और 5 बार 0 आया है। इसी का कोई कॉम्बिनेशन है, कभी 1 पहले आ जाता है, कभी 0 पहले आ जाता है, कभी 2 एक साथ आ जाते हैं, और इससे एक बन जाती है हमारी बाइट, बिट बाइट। बाइट के बाद आती है किलोबाइट, माने 1000। बाइनरी में 1044। इसके बाद आती है मेगाबाइट। अब देखिए हो क्या रहा है, 8 बिट्स पे बाइट हो गई, किलोबाइट 1000 बाइट, यानी 1024 टू द पावर 1। इसके आगे मेगाबाइट में टू द पावर 2, इसके आगे गीगाबाइट में टू द पावर 3, टेराबाइट में टू द पावर 4, पेटाबाइट में टू द पावर 5, एक्साबाइट में टू द पावर 6, जेटाबाइट में टू द पावर 7 और योटाबाइट में टू द पावर 8। धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यह है बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट इत्यादि की जर्नी। अब आइए देखें कि कंप्यूटर की स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं। ये सेकंड्स में मेजर होती है। जो टाइम इसको रिक्वायर्ड है कंप्यूटेशन के लिए, उसको हम देख के चलते हैं। सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, टाइम इज रिप्रेजेंटेड इन फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड। अभी तक तो हमने जाना कि 1 घंटे में से 8 मिनट, 1 मिनट में से 8 सेकेंड, लेकिन 1 सेकेंड में 11,000 मिली सेकेंड्स। एक माइक्रो सेकेंड क्या है? 1 सेकेंड का 11,000,000 हिस्सा। इस तरह से हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड। ये तो 2 बातें हुई जहां हम नापते हैं कि कैसे कैसे होता है। अब जो स्पीड है कंप्यूटर की, उसको आइए देखें कैसे मेजर किया जाता है। तो इट इज बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द मशीन इंस्ट्रक्शन साइकिल। द साइकिल ऑफ प्रोसेसिंग इज कॉल्ड machine instruction cycle and its speed depends on the following 4 factors। 4 फैक्टर्स पे इसकी स्पीड डिपेंड कर रही है। क्या क्या फैक्टर्स हैं? कंप्यूटर आपको तेज काम करने वाला चाहिए। आप और हम मनुष्य हैं, हम ये चाहते हैं कि सोचते ही काम हो जाए। तो कैसे स्पीड इसकी बढ़ जाए? तो एक तो प्रीसेट स्पीड है जो क्लॉक टाइम से चलती है। प्रीसेट स्पीड ऑफ द क्लॉक दैट टाइम्स ऑल चिप एक्टिविटीज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज क्या हुआ? मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 मिलियन साइकिल्स अगर घुमा दिया सीपीयू ने, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ने, तो यह हुआ मेगाहर्ट्ज। 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड। अगर यही बढ़ गया तो स्पीड बढ़ गई, अगर ये घट गया तो ये घट गई। जब भी कंप्यूटर कुछ काम करेगा तो वो तो बिट को ही लेगा, बाइट को ही लेगा और साइक्लिकल होगा। एक काम किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, फिर 5वां किया। एक बार में एक इंस्ट्रक्शन को वो मानेगा, 2 इंस्ट्रक्शंस वो नहीं मानेगा। जितना तेज इंस्ट्रक्शंस वो घुमाता चला जाएगा उतनी ही तेज उसकी स्पीड हो जाएगी। तो एक तो हुआ प्रीसेट स्पीड ऑफ द क्लॉक, दूसरा हुआ द वर्ड लेंथ। कितना प्रोसेसिंग का डेटा आपने दे दिया, उसकी साइज क्या थी, ये कम्युनिकेट होना है। एक बार में कितना प्रोसेस कर ले जा रहा है। द वर्ड लेंथ विच इज द नंबर ऑफ बिट्स that can be processed by the CPU at one time। एक बार में CPU कितना प्रोसेस कर ले रहा है? 8 कर रहा है, 16 कर रहा है, 32 कर रहा है, 64 कर रहा है। वहीं से डिपेंड करने लगेगा, डिफाइन होने लगेगा कि कंप्यूटर की स्पीड क्या है। फिर बस विड्थ, कितनी तेजी से डेटा जा पा रहा है। यह भी मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा सा ऐसे बैंड देखते हैं, अंदर बहुत सारे तार ऐसे जाकर कंप्यूटर के अंदर लग जाते हैं, तो वो बैंड है। एक 8 बिट का होता है। डबल स्पीड करनी हो 16 का लगा दीजिए, 16 तार जा रहे होंगे।
उससे बढ़ाना है 32 कर दीजिए, फिर 64 कर दीजिए। दिस इज बस विड्थ। द वाइडर द बस, द फिजिकल पाथ down which the data and the instructions travel as electric impulses। अब वही देखिए 0 1 0 1, अगर impulse है तो 1, impulse नहीं है तो 0। The more data can be moved and the faster the processing, as a bus transfers data is measured in megahertz। साइकिल भी मेगाहर्ट्ज में है, बस की ट्रांसमिशन भी मेगाहर्ट्ज में है, और ये कंप्यूटर की स्पीड पर प्रभाव डालेगा। द फिजिकल डिजाइन ऑफ द चिप, द डिस्टेंस बिटवीन ट्रांजिस्टर्स। जो चिप है उसकी कैसी डिजाइन है, जितना डिस्टेंस होगा ट्रांजिस्टर्स में उतना ट्रेवल टाइम बढ़ जाएगा, जितना नजदीक नजदीक होंगे उतना ट्रेवल टाइम कम हो जाएगा। तो ये चार बातें दोस्तों इस स्पीड पर प्रभाव डालती हैं। एक, द प्रीसेट स्पीड ऑफ द क्लॉक, दूसरा द वर्ड लेंथ, तीसरा द बस विड्थ, एंड द चौथा इज द फिजिकल डिजाइन ऑफ द चिप। अब आइए देखें कि कंप्यूटर्स कैसे विकसित हुए। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। द कंप्यूटर हार्डवेयर हैज इवॉल्व थ्रू स्टेजेस, या इवॉल्व होता रहा, हमने बाद में उसको स्टेजेस में बांट दिया और उसको जनरेशंस कह दिया। ईच जनरेशन हैज प्रोवाइडेड इंक्रीज्ड प्रोसेसिंग पावर एंड द स्टोरेज कैपेसिटी while simultaneously exhibiting decrease in the cost। तीन बातें हुई, एक प्रोसेसिंग पावर बढ़ गई, दूसरा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, ये तो बढ़ गई, और दाम कम हो गया, एग्जिबिटिंग डिक्रीज इन कॉस्ट। तो दोस्तों पहली जनरेशन में क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम 1946 टू 1956 दे यूज वैक्यूम ट्यूब्स टू स्टोर द डेटा। छोटे छोटे बल्ब होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स, जल रहा है तो 1, नहीं जल रहा है तो 0। वैक्यूम ट्यूब, बहुत छोटे 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 बल्ब्स, वैक्यूम ट्यूब्स, फर्स्ट जनरेशन। अब आया सेकेंड जनरेशन 57 टू 1963, जहां दे स्टार्टेड यूजिंग ट्रांजिस्टर्स फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। यहां वैक्यूम ट्यूब थी, अब आ गए ट्रांजिस्टर्स, मोर रिलायबल, मोर डिपेंडेबल, खराब होने की संभावनाएं बहुत कम। अब तीसरी जनरेशन आई, कंप्यूटर्स 1964 टू 1979 यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, बहुत सारे सर्किट्स को एक जगह रख दीजिए और सब आपस में मिलकर काम करने लगे तो ये हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट। ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की मदद से पॉसिबल हो पाया। पीसीबी क्या है, एक बोर्ड पर सर्किट्स को प्रिंट कर देते हैं और उस प्रिंटिंग से ही करंट की इंपल्सेस जाती रहती हैं, वही तार का काम करने लगता है। साइंस वाले बच्चे अक्सर शायद ये कर चुके होंगे या करके देख सकते हैं। आप एक पेंसिल लीजिए, HB वाली जो पेंसिल आती है, और उससे खूब गाढ़ी लाइन खींच दीजिए, तो वो जो गाढ़ी लाइन है अगर वो बीच में टूट नहीं रही है कहीं, तो इसके माध्यम से भी करंट भेजा जा सकता है। ये सुचालक हो जाता है, हाई इंडक्टर होता है, और इसकी मदद से भी भेजा जा सकता है। तो अब इसका फायदा कहाँ उठाया कि बोर्ड पर सर्किट को प्रिंट कर दिया और उसी सर्किट से करंट जाने लगा, इंपल्सेस जाने लगी। ये थर्ड जनरेशन हुआ। अब इसके बाद फोर्थ जनरेशन है, इसको फोर्थ जनरेशन भी कहते हैं या अर्ली टू मिडिल फोर्थ जनरेशन और लेट फोर्थ जनरेशन भी कहते हैं। क्या हुआ, अर्ली टू मिडिल फोर्थ जनरेशन में 1980 टू 1995 यूज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स VLSI टू स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। हम लोग कहां से आए हैं, हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल किया, अब इंटीग्रेटेड सर्किट को किया, और अब VLSI हो गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फिर आया लेट फोर्थ जनरेशन, कंप्यूटर्स 1996 टू द प्रेजेंट में भी से आज कहिए, आज तो खैर फिफ्थ जनरेशन आ गया है, टू यूज ग्रैंड स्केल इंटीग्रेटेड। अब हम ग्रैंड स्टेट इंटीग्रेशन से भी आगे बढ़कर पैरेलल प्रोसेसिंग पर आ गए हैं, विच इज नोन एज फिफ्थ जनरेशन मॉडर्न कंप्यूटर्स।
of computers are used massively parallel processing to process multiple instructions simultaneously. बहुत सारे instructions को एक साथ हैंडल करने जा रहा है. ये हुई दोस्तों 5 generations. टाइप ऑफ कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं? तो एक है सुपर कंप्यूटर, बहुत बड़ा कंप्यूटर. क्या करता है? जो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर वाला है. द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर्स हैज़ बीन इन साइंटिफिक एंड मिलिट्री वर्क. वो जलवायु वाले में और साइंटिफिक रिसर्चेस में और मिलिट्री वर्क में इसका इस्तेमाल होता रहा है. फिर आए मेन फ्रेम्स. नेक्स्ट, उससे कम कैपेसिटी का और नॉट एज पावरफुल जैसे कि सुपर कंप्यूटर्स होते हैं. वे यहाँ क्या हो रहा है? लार्ज कॉरपोरेशंस, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, where data processing is centralized and large databases are maintained, are using it. They are using mainframes. अब आप सोचते हैं कि जो Amazon है या जो Facebook है वो कहाँ चलता होगा? वो इसी तरह के कंप्यूटर्स पे चलेगा, मेन फ्रेम्स पे. उससे नीचे नहीं चल पाएगा, जितनी प्रोसेसिंग हो रही है लगातार. फिर आए हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स. दे आर सिमिलर, दे आर कंपैरेटिवली लेसर powerful computers, are smaller and less expensive than the mainframe computers. They are usually designed to accomplish scientific specific tasks such as process control engineering applications. इसके नीचे आए सर्वर्स. अब पूरी दुनिया सर्वर्स पर चल गई, जिसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते रहते हैं. हो क्या रहा है कि कहीं कोई एक बड़ा सर्वर लगा हुआ है जिससे कोई भी क्लाइंट कभी भी कनेक्ट कर सकता है इंटरनेट की मदद से, और अब उसकी प्रोसेसिंग और डेटा स्टोरेज सब इस्तेमाल कर सकता है. तो ये हो गए सर्वर्स. तो टिपिकली सपोर्ट कंप्यूटर नेटवर्क enabling यूजर्स टू शेयर फाइल्स, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस एंड अदर नेटवर्क रिसोर्सेज. अब यहां एक सर्वर से जब काम नहीं चला तो हमने सर्वर फार्म्स बना लिए. एक की जगह 2 लगाए, 2 की जगह 4 लगाए, 4 की जगह और बढ़ाए, बढ़ाते गए. अब बहुत सारे सर्वर, सैकड़ों सर्वर लग गए. क्यों लग गए? एक सर्वर काम नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर लोड ज़्यादा आ गया तो ऑटोमेटिकली दूसरे सर्वर पे चला जाएगा. दूसरा भी नहीं कर पा रहा है तो तीसरे पे चला जाएगा. तीसरा भी नहीं कर पा रहा है तो चौथे पे चला जाएगा. तो इस तरह से हमारे पास सैकड़ों सर्वर्स लगे हुए हैं. कैलिफोर्निया में, सिंगापुर में, अब तो लगभग हर देश में. हमारे यहाँ भी बंजारा हिल्स हैदराबाद में बड़े बड़े सर्वर फार्म्स हैं जहाँ पूरा बैंकिंग नेटवर्क वहीं से गवर्न होता है और चलता है. सर्वर फार्म्स वहाँ लगे हुए हैं. फिर आया वर्क स्टेशन, अ लिटिल लेसर कैपेसिटी कंप्यूटर फ्रॉम एज कम्पेयर टू द सर्वर. हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप से थोड़ा ज़्यादा, जो डेस्कटॉप पे ही रखा जाएगा लेकिन उससे बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस जुड़ जाते हैं. प्रोवाइड हाई लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस to technical users such as designers and typically based on RISC, Reduced Instruction Set Computing. तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना, डिजाइनिंग के लिए बना, और कुछ काम नहीं करता और डिजाइनिंग फटाफट करता रहता है. फिर इसके बाद दोस्तों आए माइक्रो कंप्यूटर्स. आमतौर से जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो देखते हैं, जो हमारे अनुभव में आते हैं, वो सब है माइक्रो कंप्यूटर्स. और पर्सनल कंप्यूटर्स, PCs. They are the smallest and least expensive category of general purpose computers. They may be subdivided into multiple classifications. Here we have 5 classifications: desktop, thin clients, laptops, notebooks and mobile devices. एक एक करके. डेस्कटॉप क्या है? जो आप डेस्क पर रखकर चलाते रहते हैं. कंप्यूटर रखा हुआ है, मॉनिटर रखा हुआ है, नीचे CPU है बड़ा, और आप कीबोर्ड से या माउस से उसको चलाते जा रहे हैं. ये हुआ डेस्कटॉप, माने डेस्क के टॉप पर रखने वाला. इसके बाद हुआ थिन क्लाइंट. थिन क्लाइंट क्या है? जैसे ये कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहा हूं, ये थिन क्लाइंट है. इसी के अंदर प्रोसेसर है, कोई कीबोर्ड अटैच नहीं है, चाहे तो अटैच कर सकते हैं USB पोर्ट से, और यही पूरा अपने आप में काम कर दे रहा है. थिन क्लाइंट ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, किसी नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ हो सकता है. फिर आया हमारे पास लैपटॉप्स, जो आप खूब देख ही रहे हैं. आदमी बैग में रख के चल देता है, सूटकेस में रख के चल देता है, और पूरा कंप्यूटर वो होता है. उससे भी छोटा हो जाता है तो वो नोटबुक हो जाता है, और उससे भी छोटा हो जाता है तो मोबाइल डिवाइस हो जाता है, जो हमारी आपकी जेब में लगातार पड़ा रहता है.
तो डेस्कटॉप हुआ, फिर थिन क्लाइंट सिस्टम्स हुए. दे आर द डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम्स, दे डू नॉट ऑफर द फुल फंक्शनैलिटी, बट one type of thin client is the terminal जो मैं अभी यूज कर रहा हूं. Another type of thin client is network computers, है डेस्कटॉप की तरह से लगा रहेगा लेकिन इसमें प्रोसेसर नहीं है. और फिर लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं जो स्मॉल है, इजीली पोर्टेबल है. फिर नोटबुक्स हैं और मोबाइल डिवाइसेस हैं जैसी की बात हम जानते हैं. टैबलेट पीसी टेक्नोलॉजी रन्स टच सेंसिटिव डिस्प्लेज, जैसे देखिए ये टच सेंसिटिव है. फिर इसके बाद क्या हो सकता है, एक और तरह का मोबाइल डिवाइस, वियरेबल कंप्यूटर्स. आजकल तो खैर हमारा मोबाइल भी सब टच स्क्रीन वाला आ गया. फिर वियरेबल कंप्यूटर्स हो सकते हैं जैसे रिस्ट वॉच, या आप हो सकता है आपने फ्लाइट में देखा हो या ट्रेन में देखा हो, एक कंप्यूटर होता है वो हाथ में पहने रहते हैं, उसी में सब काम करते रहते हैं. स्कैनर्स लोग पहने रहते हैं, उसी से स्कैन करते रहते हैं. ये वियरेबल कंप्यूटर्स हो गए. फिर एम्बेडेड कंप्यूटर्स हो गए. एम्बेडेड कंप्यूटर्स का क्या मतलब हुआ कि किसी मशीन में आपने कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स लगा दिए, अब वो कंप्यूटर की तरह भी काम कर रहा है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. आपकी वॉशिंग मशीन में लग गया, आपके टेलीविजन में लग गया, आपके गीजर में लग गया, आपके एयर कंडीशनर में लग गया, आपकी कार में लग गया, और अब ये इंटरनेट से कनेक्ट भी हो जाते हैं. तब इनको कहते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. फिर है एक्टिव बैजेस, जो स्मार्ट कार्ड आप लटकाए घूमते हैं, आपने देखा होगा कर्मचारी, उसी में स्कैन भी हो जाता है, उसी से सारा डेटा फेच कर लेता है कंप्यूटर और समझ लेता है कि ये आदमी कौन है. फिर मेमोरी बटन्स भी हैं, छोटे छोटे बटन्स होते हैं जैसे पेन ड्राइव, उसमें सारी मेमोरी आ जाती है. स्मार्ट कार्ड्स होते हैं जैसे आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, और फिर छोटे छोटे CPU उसी स्मार्ट कार्ड के अंदर एडेड रहते हैं. दोस्तों ये सारा जो हो रहा है इसको गॉर्डन मूर ने 1965 में ही कुछ कहा था. 1965 में गॉर्डन मूर ने क्या कहा, क्या प्रेडिक्ट किया कि 3 बातें होंगी. क्या हर 2 साल में प्रोसेसिंग डबल हो जाएगी कंप्यूटर की, स्टोरेज डबल हो जाएगा या कई गुना हो जाएगा, और प्राइसेस आधे रह जाएंगे. इसको कहते हैं मूर्स लॉ. गॉर्डन मूर्स 1965 prediction that the microprocessor's complexity would double approximately every 2 years is based on the following changes. क्या changes आएंगे? Increasing miniaturization of transistors, छोटे छोटे transistors इस्तेमाल होंगे. Compacting the physical layout of the chips, components decreasing line width and using better conducting materials. तो इस तरह से कैपेसिटी हर 2 साल में बढ़ती चली जाएगी और दाम धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे. तो दोस्तों इस तरह से आज इस वाले वीडियो में हमने क्या देखा, हमने इस वाले वीडियो में देखा कि बाइनरी कंप्यूटर्स क्या हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या हैं, मशीन इंस्ट्रक्शन साइकिल्स क्या होती हैं, कैसे स्पीड पे असर आता है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर कैसे कैसे आया, जनरेशंस क्या हैं, किस किस तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, और मूर्स लॉ क्या है. मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए. जल्दी ही आता हूं आपके पास अब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस लेकर. थैंक यू वेरी मच.